एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की ब्रेकिंग न्यूज़। पीएम मोदी बोले अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, नए अवसर पैदा करेगा बजट। आयकर में कोई छूट नहीं, क्रिप्टो से होने वाले आय पर 30% टैक्स। जाने वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी बातें। करदाताओं को मिला सिर्फ धन्यवाद और आभार, 2 साल में कर सकेंगे भूल सुधार। प्रधानाचार्य, ऑनलाइन पढ़ाई में ना करें लापरवाही, DIOS। प्रधानाध्यापक द्वारा खरीदी गई बेसिक स्कूलों में खेल सामग्रियों की होगी पड़ताल। बीएड के आगे DLED का क्रेज घटा, बीएड वालों को ज़्यादा अवसर। शिक्षक को रेप केस में फंसाने की दी धमकी। बीएड टेट 2011, बेरोजगारों ने सपा अध्यक्ष को भेजा मांग पत्र। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ये है यूट्यूब चैनल पर। पीएम मोदी बोले अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, नए अवसर पैदा करेगा बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज देश का आम बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये बजट 100 साल की भयंकर आपदा के बीच विकास का नया विश्वास लेकर आया है। ये बजट अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ ही सामान्य मानवीय के लिए अनेक अवसर बनाएगा। उन्होंने कहा कि ये बजट अधिक बुनियादी ढांचा, अधिक निवेश, अधिक विकास और अधिक नौकरियों की नई संभावना से भरा हुआ है। इससे ग्रीन जॉब्स का भी क्षेत्र खुलेगा। साथ ही कहा कि यह बजट वर्तमान मुद्दों को हल करता है और हमारे युवाओं के लिए एक मजबूत भविष्य का आश्वासन देता है। जिस तरह से हमारे बजट को स्वीकृति मिली है, उसने भारत के लोगों की सेवा करने के लिए हमारी आत्माओं को सशक्त बनाया है। पहली बार देश में शुरू की जा रही पर्वतमाला योजना। पीएम मोदी ने कहा कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट ऐसे क्षेत्रों के लिए पहली बार देश में पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। ये योजना पहाड़ों पर ट्रांसपोर्टेशन की आधुनिक व्यवस्था का निर्माण करेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए पर्वतमाला योजना शुरू की जा रही है। यह योजना पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन और कनेक्टिविटी को बढ़ावा देगी। यह हमारी सीमाओं पर बसे गाँव को और जीवंत बनाएगी। किसानों के कल्याण के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदम। उन्होंने कहा कि भारत के कोटि कोटि जनों की आस्था मां गंगा की सफाई के साथ साथ किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन 5 राज्यों में गंगा किनारे नेचुरल फार्मिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इस बजट में कई नई पहलों की घोषणा की गई। बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना के दौरान हमारी सरकार ने MSME को समर्थन और मदद करने के लिए कई निर्णय लिए थे। अब क्रेडिट गारंटी को एक नए रिकॉर्ड में बढ़ा दिया गया है और इस बजट में कई नई पहलों की घोषणा की गई है। बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर कल विस्तार से बात करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम पिछले कुछ घंटों से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से इस बजट का हर क्षेत्र में स्वागत हुआ है, सामान्य मानवीय की जो सकारात्मक प्रतिक्रिया आई है, उसने जनता जनार्दन की सेवा का हमारा उत्साह अनेक गुना बढ़ा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कल भाजपा ने मुझे सुबह 11 बजे बजट और आत्मनिर्भर भारत विषय पर बात करने के लिए निमंत्रित किया है। कल 11 बजे मैं बजट के इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। आयकर में कोई छूट नहीं, क्रिप्टो से होने वाली आय पर 30% टैक्स। जाने वित्त मंत्री के भाषण की बड़ी बातें। अब क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% का टैक्स देना होगा। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में एक बड़ा ऐलान किया। इसके साथ ही सीतारमण ने किसानों को सौगात देते हुए कहा कि अब MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। इसके अलावा गंगा के किनारे की 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश कर रही हैं। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं। इसमें PM आवास योजना से लेकर 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म करने तक का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना चौथा बजट पेश करते हुए अब तक ये प्रमुख बातें कहीं। प्रमुख घोषणाएं एक नज़र में। क्रिप्टो करेंसी से होने वाली आय पर 30% का टैक्स देना होगा। 1486 अनुपयोगी कानूनों को खत्म किया। PM गतिशक्ति परियोजना को अगले 3 सालों में आगे बढ़ाने का लक्ष्य है। किसानों के लिए बजट में कई घोषणाएं हैं। MSP सीधे किसानों के खाते में जाएगी। गंगा किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। 400 नई पीढ़ी की वंदे भारत रेलें अगले 3 सालों में चलाई जाएंगी। PM आवास योजना के तहत 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। ITR में गड़बड़ी सुधारने के लिए 2 साल का समय दिया गया। शेयर बाजार चढ़ा। बजट भाषण शुरू होते ही शेयर बाजार में जोरदार उछाल देखने को मिल रहा है। BSE का सेंसेक्स 800 अंक से ज़्यादा चढ़ गया है। फिलहाल सेंसेक्स 825 अंक के बढ़त के साथ 58,840 के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि NSE का निफ्टी भी 223 अंकों की तेजी लेकर 17,563 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। MSP सीधे किसानों के खाते में। सीतारमण ने किसानों को सौगात देते हुए कहा कि अब MSP का भुगतान सीधे किसानों के खाते में किया जाएगा। इसके अलावा गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाली जमीन पर ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। खेती की जमीन के दस्तावेजों का डिजिटलीकरण होगा। राज्यों को एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस बदलने को कहा जाएगा ताकि खेती की लागत को कम किया जा सके। 400 नई पीढ़ी की वंदे मातरम ट्रेनें चलेंगी। 400 नई जनरेशन की वंदे भारत ट्रेनें अगले 3 साल के दौरान चलाई जाएंगी। 100 प्रधानमंत्री गतिशील कार्गो टर्मिनल भी इस दौरान डेवलप किए जाएंगे। मेट्रो सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनोवेटिव रास्ते अपनाए जाएंगे। PM गति शक्ति का मास्टर प्लान तैयार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश को आम बजट पेश कर रही हैं। गौरतलब की PM गति शक्ति योजना का शुभारंभ 13 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। इस योजना के माध्यम से विकास को गति मिलेगी और हर काम समय से हो सकेगा। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के माध्यम से अगली पीढ़ी की इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी
मॉडल कनेक्टिविटी को भी शक्ति मिलेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि 100 लाख करोड़ रुपए के मास्टर प्लान में 61% पैसा राज्य और प्राइवेट प्लेयर्स लगाएंगे। उन्होंने कहा कि कई पुरानी योजनाओं की रीपैकेजिंग और गति शक्ति योजना, यह योजना 2 चरणों में पूरी होगी। बजट 2022 करदाताओं को मिला सिर्फ धन्यवाद और आभार, 2 साल में करेंगे भूल सुधार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2022-23 के लिए आम बजट पेश किया। न तो आयकर स्लैब बदली गई है और न ही कोई बड़ी छूट दी गई है। हालांकि करदाताओं को बड़ी राहत के तौर पर 2 साल में अपने रिटर्न को अपडेट करने की अनुमति दी है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों को भी नेशनल पेंशन स्कीम में योगदान पर 14% टैक्स छूट देने का फैसला किया है। स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं। बजट में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए बुनियादी छूट की सीमा में आखिरी बार बदलाव 2014 में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का पहला बजट पेश करते हुए तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने करमुक्त आय की सीमा को 2 लाख रुपए से बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया था। वरिष्ठ नागरिकों के लिए करमुक्त आय की सीमा को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख रुपए किया गया था। तब से करमुक्त आय की सीमा नहीं बढ़ी। करदाताओं के सामने मौजूद रहेंगे 2 विकल्प। वित्त मंत्री सीतारमण ने 2020 में टैक्स जमा करने का नया विकल्प दिया था। उन लोगों के लिए टैक्स रेट्स को घटाया गया था जो टैक्स में मिलने वाली छूट और राहत का लाभ नहीं उठाना चाहते थे। यह एक तरह से आयकर का सरलीकरण था। कमाई के हिसाब से टैक्स तय किया गया था। इसमें निवेश एवं अन्य आवश्यक खर्चों के तहत टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म कर दी गई थी। इससे करदाताओं को 2 विकल्प मिल गए। वे पुरानी व्यवस्था में रहकर छूट प्राप्त कर सकते हैं या नई व्यवस्था में बिना छूट के कर का भुगतान कर सकते हैं। यह रहेंगी आयकर की स्लैब। दोनों ही विकल्पों में 2.5 लाख रुपए तक की आय कर मुक्त है। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की आय पर 5% कर लगता है। हालांकि आयकर अधिनियम की 87(a) के तहत 12,500 रुपये तक की छूट दी गई है। इसका मतलब है कि दोनों ही विकल्पों में 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं चुकाना पड़ता। नए विकल्प में 5 से 7.5 लाख रुपए पर 10% और 7.5 से 10 लाख रुपए की आय पर 15% टैक्स है, जबकि पुराने विकल्प में 5 से 10 लाख रुपए की आय पर 20% टैक्स लगता है। मैनपुरी कोरोना महामारी के कारण दिसंबर से शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। ऐसे में बोर्ड परीक्षार्थियों का सर्वाधिक नुकसान हो रहा है। ऑनलाइन पढ़ाई न कराए जाने की शिकायतों को जिला विद्यालय निरीक्षक ने गंभीरता से लिया है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रधानाचार्यों को पत्र जारी किया है। कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश हैं कि जब तक शिक्षण संस्थानों में कक्षा संचालन की अनुमति नहीं है तब तक ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाए। कुछ लोगों की शिकायत प्राप्त हुई है कि काले संचालक और ऑनलाइन पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे घर बैठे छात्र छात्राओं की शिक्षा प्रभावित हो रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने जिले के राजकीय सहायता प्राप्त वित्तविहीन कॉलेजों के प्रधानाचार्यों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखें। ऑनलाइन पढ़ाई में लापरवाही की शिकायत पर संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक ने कहा कि बोर्ड परीक्षार्थियों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। निर्धारित कोर्स और प्रयोगात्मक कार्य को समय से पूरा कराया जाए, जिससे कि बोर्ड परीक्षार्थियों के सामने किसी प्रकार का संकट खड़ा ना हो। प्रतापगढ़ बच्चों की खेल प्रतिभा तराशने के लिए प्राइमरी और मिडिल स्कूल में खेल सामग्रियों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए मिडिल स्कूलों में 10 और प्राइमरी स्कूलों में 5,000 रुपये की धनराशि दी गई है। विद्यालयों में खेल सामग्रियों की व्यवस्था की गई है या नहीं, अब इसकी पड़ताल की जाएगी। इसके लिए ब्लॉकवार टीमें गठित की गई हैं। जिले में 2023 प्राइमरी व 722 मिडिल स्कूल हैं। इन स्कूलों में 2,98,749 बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालयों में गुणवत्तायुक्त मध्याह्न भोजन दिया जाता है। इसके अलावा बच्चों की खेल प्रतिभा तराशने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। बीएसए सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि खेल सामग्री को पड़ताल कराई जा रही है। जहां भी गड़बड़ी मिले वहां संबंधित प्रधानाध्यापक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ बीएड के प्रति छात्र छात्राओं का क्रेज बढ़ा है। वहीं डीएलएड में दाखिले को लेकर सत्र 2021-22 में छात्र छात्राओं ने रुचि नहीं दिखाई है। छात्र छात्राओं की दिलचस्पी न लेने के कारण इस बार जिले में डीएलएड की 50% सीटें खाली रह गई। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय से संबद्ध जिले के 80 कॉलेजों में बीएड पाठ्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें कुल 8,000 सीट। लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं ने दाखिला लेने में अधिक दिलचस्पी दिखाई। पहली काउंसलिंग में ही जिले की 80% सीटों पर दाखिले की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। बची हुई 20% सीटों पर दाखिला दूसरी काउंसलिंग में पूरा कर लिया गया। इस बार कॉलेजों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 10% सीटें भी भर ली गई। एक तरफ जहां बीएड में दाखिले को लेकर छात्र छात्राओं ने रुचि दिखाई है, वहीं डीएलएड से उनका मोह भंग होता जा रहा है। सत्र 2021-22 में जिले के 84 कॉलेजों के लगभग 8,000 सीटों में से मात्र 50% सीटों पर ही दाखिला हो सका। दोबारा दाखिले के लिए अवसर दिए जाने के बावजूद कॉलेज संचालकों को प्रवेश के लिए अभ्यर्थी नहीं मिली। कॉलेज संचालकों का कहना है कि बीएड दाखिले में उन्हें इस बार समस्या का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन डीएलएड में तगड़ा झटका लगा है। प्रयागराज श्री सच्चा अध्यात्म संस्कृत महाविद्यालय अरैल के एक शिक्षक के वो नौकरी के नाम पर महिला का शारीरिक शोषण करने का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने की धमकी दी जा रही है। पीड़ित शिक्षक ने एसएसपी से मदद की गुहार लगाई है। कृपाशंकर मिश्र संस्कृत महाविद्यालय में वरिष्ठ आचार्य हैं। वरिष्ठता क्रम के तहत कृपाशंकर मिश्र महाविद्यालय के प्राचार्य बने थे, लेकिन कुछ लोगों ने साजिश के तहत विवाद खड़ा कर दिया। इसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया गया। कृपाशंकर मिश्र ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में केस कर दिया और अभी मामला लंबित है। केस की पैरवी करने पर विरोधी ने धमकाया था कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसा दिया जाएगा। अब किसी महिला को सामने लाकर उन्हें फंसाने की धमकी दी जा रही है। फर्जी आरोप है कि उन्होंने चतुर्थ श्रेणी में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला का शारीरिक शोषण भी किया। महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली, इसकी जानकारी उनको नहीं है।
प्रतापगढ़ बीए टेट 2011 चयनित बेरोजगार एसोसिएशन ने रविवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र भेजकर चुनावी घोषणा पत्र में बीए टीटी 2011 के लिए निकाले गए विज्ञापन को शामिल करने की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने बताया कि बीए टीटी 2011 के अभ्यर्थी 10 वर्ष से न्याय के लिए भटक रहे हैं। लाखों बेरोजगारों की समस्या को चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मांग की गई है। तो दोस्तों, ये रहा आज का ब्रेकिंग न्यूज। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।